जय जय सिया राम। आप सब आज बड़े उत्साह से राम जन्मभूमि भूमि के भूमि समारोह सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि लगभग 500 साल तक इस प्रकरण को आज सुलझा पाए हैं। भूमि पूजन हुआ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। आइए आज अर्श पर चर्चा करेंगे, पाइल्स पर। बहुत ही कष्टदायक महाव्याधि ये कही गई है और बहुत तकलीफ भी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं, उनका उत्तर देना उचित होगा। दीपाली अगरकल, उन्होंने किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। किडनी स्टोन लगभग 13 mm है, काफ़ी बड़ा है। मेरा एक्सपीरियंस है कि 8 mm तक हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। यदि पेशेंट तैयार है तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी जो आप ट्रीटमेंट दे रही हैं वो बिल्कुल क्लासिकल ट्रीटमेंट है, उसको कंटिन्यू करिए। साथ में वरुणादिक्वाथ और तृण पंचमूलक्वाथ, वर्णादिक्वाथ और तृण पंचमूलक्वाथ का काढ़ा 300 ml बना लें। उसमें पाषाण भेद भी डाल दें। पाषाण भेद 30 ग्राम, तृण पंचमूलक्वाथ 30 ग्राम और वरुणादिक्वाथ 30 ग्राम, इसका डिकॉक्शन 300 बना लें। और इसमें गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम विधिवत वस्ती बना करके, और ये वस्ती लगातार देवें। आवश्यकता पड़ने पर त्रिफला घृत की अनुवासन वस्ती 30 ml आप दे सकते हैं। इससे मुझे लगता है काफ़ी पेशेंट को आराम मिलेगा। इसके बाद एक योग बड़ा साधारण सा, यवक्षार 500 मिलीग्राम और मिश्री 500 मिलीग्राम, दोनों को मिला करके दिन में 2-3 बार, 4 बार इसका सेवन कराएं। और पानी अधिक मात्रा में रोगी को पिलाएं ताकि प्रेशर से वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा एक योग है, उसमें ककड़ी बीज, गोक्षुर, त्रिफला और कुटकी। ककड़ी बीज, गोक्षुर, त्रिफला और कुटकी बराबर बराबर मात्रा में लेके कपड़ चूर्ण तैयार कर लें और एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसको देवें। कुटकी पड़ी है इसलिए कई बार पेट में ऐंठन होती है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लगातार दें। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, ऐंठन ज़्यादा हो, पतले टट्टी होने लगे तो कुटकी न दे करके आप ककड़ी बीज, गोक्षुर और त्रिफला, ये तीनों का ही संयोग करके एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। डॉक्टर उषा तभानी जी ने टेस्टिस एपिडिडाइमिस, उनका कोई पेशेंट है, सिस्ट हो गए हैं, तो इसके लिए भी आपको लेखन औषधियाँ का प्रयोग ही करना पड़ेगा। इसमें पहले आप विरेचन करा दीजिए। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करके विरेचन करा दीजिए। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम और उसके बाद वस्ती चिकित्सा, लेखन वस्ती। और लेखन वस्ती में इसमें त्रिफलाक्वाथ, गिलोय, विडंग, सुंठी, यवक्षार, गोमूत्र, इनका संयोग करके वस्ती तैयार करें। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको वस्ती के लिए। इसमें त्रिफला, विडंग, गिलोय, सुंठी और कांचनार छाल, ये प्रत्येक 30-30 ग्राम लेके 300 ml के आसपास काढ़ा बना लें। और उसमें 50 ml गोमूत्र, 50 ml शहद मिला करके, 10 ग्राम यवक्षार मिला करके वस्ती तैयार करें और इस वस्ती का सेवन पेशेंट को कराएं। आवश्यकता पड़ने पर दशमूल तैल 30 ml की मात्रा में मात्रा वस्ती या अनुवासन वस्ती भी बीच बीच में दे सकते हैं।
इसके अलावा एक चूर्ण का निर्माण करें। कांचनार छाल, वायविडंग, त्रिफला और गिलोय। कांचनार छाल, विडंग, त्रिफला, गिलोय, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। एक एक चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। इससे सिस्ट में काफ़ी अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा कांचनादि गुग्गुलु, मेदोहर गुग्गुलु 2-2 दिन बार आप दें, यह भी इसके लिए लाभकारी रहेगा। डॉक्टर शुभम जैन ने पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसका कई बार रिपीटिशन हो गया है, फिर भी संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। इसमें जो लेखन बस्ती मैंने बताई ऊपर, वो लेखन बस्ती देवें या पहले विरेचन कराएं फिर लेखन बस्ती देवें। उसके बाद उत्तर बस्ती देवें। उत्तर बस्ती से उत्तर बस्ती से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। उत्तर बस्ती आप 10 मूल तेल के माध्यम से 10 से 15 ml की मात्रा में आप देवें, या गंभारी और कोटच, गंभारी और कोटच के काढ़े की बस्ती अर्थात निरूह बस्ती भी आप एकांतर क्रम से देवें। इसमें निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ होगा पीसीओडी में। इसके अलावा गोक्षुरादि गुग्गुल, कांचनादि गुग्गुल 2-2 दिन में 2 बार, और बाकी जो संश्रमण चिकित्सा आप कर रहे हैं वो जरूर करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी, उन्होंने एक पेशेंट के बारे में बताया है कि उसको आर्म पेन होता है, न्यूरल्जिया उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसे रोगी में पहले अभ्यंग करें, अभ्यंग करने के बाद पत्रपिंड श्वेत और नाड़ी श्वेत। पत्रपिंड श्वेत में एरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र और शिग्रु पत्र लेकर के प्रॉपर वे में बोलस तैयार करें और पत्रपिंड श्वेत करें, पश्चात नाड़ी श्वेत। इसके अलावा इसमें माधु तैलिक बस्ती या एरण्य मूलादि बस्ती, माधु तैलिक बस्ती आपको सुरसुत में मिल जाएगी, मैंने भी अपनी किताब में लिखा है, और एरण्य मूलादि बस्ती, इनमें से कोई भी एक बस्ती का प्रयोग काल बस्ती क्रम से करें। बीच बीच में आप सहचर तेल की अनुवासन बस्ती भी देवें। इससे निश्चित है लाभ होगा। रस औषधियों में एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, ऐसे ही दिन में 2 मात्रा शहद के साथ देवें। निश्चित है इसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा महायोग राजगुगुलु स्वर्णयुक्त 2 गोली सुबह शाम देवें। आप देखेंगे 1 महीने के ट्रीटमेंट में पेशेंट ठीक हो जाएगा। मोनिका शैलेश, उन्होंने एक बालक के बारे में बताया है कि 4 वर्ष का बालक है, महीने में 2-3 बार उल्टियाँ होती हैं। ऐसे पेशेंट में पहले तो पता लगाएं क्यों हो रही हैं उल्टियाँ, कहीं कृमि रोग तो नहीं है। कृमिनाशक ट्रीटमेंट भी आपको देना चाहिए। इसके अलावा मुनक्का और अंजीर, मुनक्का करीब 5 और अंजीर 1, इसको अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह पीस लीजिए और दुग्ध में मिलाकर बच्चे को दें। इससे भी निश्चित रूप से पेशेंट पे लाभ होगा। इसके अलावा अरविंदासो 15-15 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को देवें। रस औषधियों में प्रोआल पिष्टी 60 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 60 मिलीग्राम और छर्द रिपु रस 60 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, प्रोआल पिष्टी 60 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 60 मिलीग्राम और छर्द रिपु रस 60 मिलीग्राम। ये दिन में
2 या 3 बार देवें, इससे निश्चित रूप से उल्टी बंद हो जाएगी। अरविंदासो जैसा मैंने बताया 15 बूंद दिन में 2 बार 3 बार। और बाल चतुर्भद्र चूर्ण, बाल चतुर्भद्र चूर्ण, इसका सिरप भी आता है, यह भी बड़ा उपयोगी है बच्चों के लिए। 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पिलाएं। आपने स्थूल रोगी के लिए बारे में भी पूछा है, तो इसकी मान्य चिकित्सा है, पहले वमन, फिर विरेचन और फिर लेखन वस्ती का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा विडंग, त्रिफला और गिलोय, इसका चूर्ण, ये भी बड़ा उपयोगी रहेगा। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं और आहार से संबंधित जो परहेज है वो जरूर करे पेशेंट। नीलम शुक्ला जी ने, एक पेशेंट है उनका जिसको शोल्डर जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, हो सकता है ये फ्रोजन शोल्डर जॉइंट टाइप की व्याधि हो। इस व्याधि में पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत ये करें और इसके अलावा इसमें माधु तैलिक वस्ती या एरण्य मूलादि वस्ती का प्रयोग करें। माधु तैलिक वस्ती, माधु तैले समय स्याताम क्वाथा एरण्य मूलजाहा फलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवस्या फलेन एकेन संयोक्तः खजेन चा बिलोड़तः देयः सुकोष्ण बिरजा माधु तैलिक संज्ञकाः। तो एरण्य मूलादि वस्ती या पंचकोल क्षार वस्ती या क्रम से पहले मधु तैलिक देवें 7 दिन, 7 दिन एरण्य मूलादि, फिर 7 दिन पंचकोल क्षार, ये सब मेरी किताब में या सुश्रुत में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा। शैलेश मलाला, इन्होंने डीवीटी का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये जो कंडीशन है ये बहुत एक सीरियस टाइप की है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाने के कारण लंग्स में बहुत ज़्यादा लोड पेशेंट में पड़ता है और ऐसे रोगियों में कभी कभी लेग में पेन, पैरों में वेदना, स्वेलिंग भी प्राप्त हो सकती है। तकलीफ ज़्यादा होती है, वेदना ज़्यादा होती है। इसमें आप सबसे पहले विरेचन कर्म कराएं। विरेचन कर्म करने के बाद निरूह वस्ती, निरूह वस्ती में जो लेखन वस्ती है उसका प्रयोग करें। त्रिफला, विडंग, गिलोय, शुंठी, इनका काढ़ा बना करके गोमूत्र, शहद या वक्षा डाल के विधिवत वस्ती बना के इसका प्रयोग करें। इसमें निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ होगा। और इसकी जो प्रमुख चिकित्सा है वह है रक्त मोक्षण, और रक्त मोक्षण में भी जलऊ का उच्चारण। जलऊ का उच्चारण से निश्चित रूप से इसमें करीब 5-6 सीटिंग देनी पड़ेंगी। पेशेंट को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल जो और सामान्य संक्रमण ट्रीटमेंट आप देते हैं, गिलोय घनबटी, वो आप लगातार पेशेंट को देवें। अर्चना वर्मा, इन्होंने ऑटिज्म का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ऑटिज्म, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, ASD। ये इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनाइटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, दोनों कारण से हो सकता है। इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, सीजर्स, स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू इल मेंटल हेल्थ। ये लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से सोशल स्किल्स कम हो जाती है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, स्पीच जो बोलता है वो भी ठीक से नहीं बोल पाता। कुल मिलाकर के मेंटल डिसऑर्डर टाइप का पेशेंट हो जाता है। इसके लिए नस्य कराना श्रेष्ठ है।
इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार 2 दिन तक, और प्रत्येक तीसरे दिन षड्बिंदु तैल 6-6 बूंद दिन में 2 बार। तो 2 दिन इंद्रिय वर्धक और तीसरे दिन षड्बिंदु तैल का नस्य कर्म 21 दिन तक करावें। शिरोतर्पण भी इसमें आवश्यक है। सिरा अभ्यंग कर सकते हैं। पिचु धारण बड़ा अच्छा है, पिचु धारण कराइए। संभव हो तो शिरोधारा भी करा सकते हैं। और मस्तिष्क इसके लिए श्रेष्ठ है। मस्तिष्क में सूखे आंवले को तक्र के साथ पकाया जाता है। बाद में इसको कपड़े से किस करके कल्क प्राप्त किया जाता है। उस कल का लेपन शिरा प्रदेश में किया जाता है। बाल छोटे करा लें या मुंडन करा लें तो इसका लाभ अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर सर्वांग धारा भी ऑटिज्म में भी लाभ प्राप्त करती है। पूरे शरीर में धारा डलवाएं, जिसको सर्वांग धारा या पीड़ितशील धारा कहा जाता है। इसके अलावा पेशेंट को योगेंद्रस 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम ऐसे ही दिन में 2 मात्रा या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। मोनिका शैलेश, इन्होंने खालित्य का ट्रीटमेंट पूछा है, खालित्य और पालित्य। इसका भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसमें भी मस्तिष्क जो अभी मैंने बताई वो प्रक्रिया करें। नस्यकर्म प्रतिदिन चमेली तेल का 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें और चमेली तेल का ही लेपन करें। इसके अलावा काला तिल और मंडूक पर्णी, काला तिल मंडूक पर्णी बराबर और मात्रा में पीस करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम का इसका भी सेवन करें। इसके अलावा शिरा तर्पण की जो प्रक्रिया है, शिरो अभ्यंग, पिचु धारण, शिरोधारा, शिरोवस्ती, ये भी इसमें पालित्य में या खालित्य में लाभकारी है। लेकिन नस्य सर्वश्रेष्ठ और मस्तिष्क, ये 2 चीज़ जरूर करें। डॉक्टर प्रसाद जी ने पूछा है सेरिब्रल पाल्सी बच्चों को ज़्यादातर होती है, इसका ट्रीटमेंट। तो सेरिब्रल पाल्सी में षष्टिकशाली श्वेद या तिल मांसपिंड श्वेद, तिल मांसपिंड श्वेद ज़्यादा फायदा करता है। इसमें उड़द, तिल, चोकर और चावल सब 30-30 ग्राम लेकर के बलामूल, अश्वगंधा और शतावरी, इनका काढ़ा तैयार कर लें करीब 300 ml और 300 ml दूध मिला दें तो 600 ml हो गया। 100 ml शेष बचा लें और 500 ml में ये जो द्रव्य मैंने बताए 4, इनको अच्छी तरह पाक कर लें। चोकर, उड़द दाल, चावल और तिल जब अच्छी तरह पक जाए तो इसकी 2 पोटलियां बना लें और रोगी में अभ्यंग करने के बाद अश्वगंधा बला तैल से अभ्यंग करा लें। अभ्यंग कराने के बाद ये तिल मांसपिंड श्वेद सेरिब्रल पाल्सी में करें, ये बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा नस्यकर्म, ब्राह्मी घृत से 2-2 बूंद दिन में 2 बार नस्यकर्म भी पेशेंट का करें। और साथ में सिरा तर्पण जैसे हमने बताया वो भी करें। और योगों में वातकुलांतक रस, कुमार कल्याण रस, कुमार कल्याण 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम और बाल रोगांतक रस 125 मिलीग्राम, ये 1 मात्रा है। दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन पेशेंट में कराएं। इसके अलावा शंख पुष्पी सिरप आधा चम्मच सुबह शाम का, ये भी पेशेंट को सेवन कराएं। और निरंतर अभ्यंग और षष्टिकशाली श्वेद, ये निरंतर पेशेंट में 20 दिन करें, 7 दिन का गैप करके फिर 20 दिन देवें। दवाइयाँ लगातार दें जो मैंने बताई, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर संदीप पटवा
इन्होंने लंबर डिस्क प्रोलेप्स की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो पहले देख लें कि प्रोलेप्स किस स्थिति में है, नहीं तो हल्का वजन लटका करके पैरों में थोड़ा कोशिश करें कि डिस्क जो है अपने स्थान में आ जाए, अन्यथा बाह्य अभ्यंग और स्वेदन, इससे भी कई बार डिस्क अपने स्थान में आ जाती है। इसके लिए कटिबस्ती लगाएं पहले लंबोसेक्रल रीजन में, और बस्ती लगाने के बाद, कटिबस्ती तो आप समझ गए होंगे, उड़द दाल का आटा लेकर के एक टैंक बनाया जाता है गोलाकार, और उसमें 1.5 अंगुल तक दशमूल तेल या सुगंधा बला तेल को डाला जाएगा। धारण काल इसका 45 से 50 मिनट, फॉलोड बाई पत्रपिंड स्वेद। तो कटिबस्ती, पत्रपिंड स्वेद, इससे कई बार पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा पारिजात क्वाथ, पारिजात का पत्ते, जिसको हरसिंगार भी कहते हैं, 10 से 15 पत्ते लेकर के यौकुट कर लें, 4 कप पानी में बॉईल कर लें, 1 कप बचे तब तक पकाएं, फिर छान लें। छानने के बाद इसमें त्रिकटु चूर्ण करीब 500 मिलीग्राम डाल करके प्रातः एवं सायं खाली पेट इसका सेवन कराएं। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दूसरा एक योग और है चक्रदत्त का, दशमूल क्वाथ, जो जड़ी बूटियाँ आती हैं वो दशमूल क्वाथ बनाए नहीं, जो यौकुट किया हुआ दशमूल क्वाथ, इसका काढ़ा बना लें और निस्सोथ चूर्ण 1 चम्मच डाल करके खाली पेट में सुबह शाम सेवन कराएं। इससे भी रोगी को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू 2 सुबह शाम को, आम वातारी रस, एकांग वीर रस, एकांग वीर 125, महावातारी 250, महावात विध्वंसन 125, ऐसा एक खुराक ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। साथ में महारासनादि क्वाथ 20 ml और 10 ml कैस्टर ऑयल, दोनों को मिला करके भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। जैसे 4 चम्मच महारासनादि, 2 चम्मच एरन तेल और 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद दोनों टाइम दें। इससे भी पेशेंट को बड़ी राहत प्राप्त होती है। आयुष गोयल ने कॉलीलिथेसिस अर्थात गाल स्टोन की ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। तो गाल स्टोन में सबसे पहले आप विरेचन कराएं। विरेचन से बहुत लाभ प्राप्त होता है। आभ्यंतर स्नेहपान त्रिउष्णाद घृत से करें और विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद लेखन वस्ती का प्रयोग 7 दिन करें और फिर गोक्षोर चूर्ण, ककड़ी बीज चूर्ण, कुटकी चूर्ण और शतावरी, कुटकी चूर्ण, गोक्षोर चूर्ण, शतावरी और ककड़ी बीज, ये बराबर मात्रा लेकर चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पिलाएं। पानी का सेवन अच्छा करें। सतपुष्पा सिद्धित या गोक्षुर से सिद्धित पानी का सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से आपको गाल ब्लैडर स्टोन में लाभ प्राप्त होगा, लेकिन लगातार कम से कम 1 महीना आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक जुड़े हैं, जैसे आयुष गोडियाल, अतिथि त्रिपाठी, हमारे प्रिय साथी नवीन जोशी जी जो कि कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, राजकुमार परिहार, वंदना पाठक शुरू से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही जिज्ञासु हैं, संतोष शर्मा, संध्या पांडे, विकास चौधरी और मेरे अच्छे मित्र और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर पंचकर्म के डॉक्टर SN पांडे, विनय मित्तल, अर्चना वर्मा, देन सुनील रातौरी जी, आर्य इंडिया, उषा तभानी, नीलम शुक्ला जी, रेखा जी, शिल्पा पालस्कर, शैलेश मलाला, मुडक्कल वासु,
KN गंगवार, गिरिराज प्रसाद शर्मा, पंकज भरद्वाज, रीना शर्मा, माधव शुक्ला जी, आस्तोल चावरे जी, पंकज शुक्ला, प्रमोद सोनी, मुक्ता भट्ट और विकास चौधरी ये कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अब आइए थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं अर्श की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्श अरिवत प्राणिनो मांसकीलका विसंत्यत तस्माद अर्शांश उच्चते गुद मार्ग निरोधता। अरिवत प्राणिनो, जैसे कोई आरी से काट रहा हो ऐसी वेदना अर्श में होती है। अरिवत का मतलब दुश्मन से भी होता है, जैसे दुश्मन निरंतर दुखित करता रहता है, ऐसा ये रोग है और बहुत तकलीफ प्रद रोग है ये। प्रारंभ में यदि चिकित्सा इसकी न की जाए तो बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। अर्श जिसको हम पाइल्स या हीमोराइड्स के नाम से जानते हैं, शरीर में शत्रु की भांति मार्ग अवरोध कर पीड़ा उत्पन्न करने वाले रोग को अर्श कहा जाता है। अर्श एक प्रकार का मांसांकुर है जो गुद मार्ग में उत्पन्न होता है, इसे ही हम अर्श कहते हैं। आचार्य चरक ने त्वक, मांस व मेद की दुष्टि मानी है। अरिवत प्राणिनो मांस कीलका विसंत्यत तस्माद अर्शांश उच्चते गुद मार्ग निरोधता। दोषास त्वक मांस मेदादि संदूष विविधा कृतेन मांसांकुरान पानोदो कुर्यंतर्शांसी तांजुगुः। आचार्य चरक ने, जैसा मैंने बताया, त्वचा, मांस और मेद की विकृति मानी है, जबकि सुश्रुत ने धमनी की विकृति मानी है। और वास्तव में प्रत्यक्षता ये सही है कि क्योंकि एनस में ब्लड सप्लाई बहुत अधिक होती है और कोई नीचे सहारा भी नहीं है, तो वहाँ लगातार बेबंद से बराबर प्रेशर करने से जो धमनी है वो फूल के लटक जाती है और उसी को अर्श कहा जाता है। आधुनिक मतानुसार जैसा बताया, हीमोराइड्स हम कह सकते हैं, पाइल्स कह सकते हैं। यह बहुत ही कृच्छ साध्य व्याधि है। इसे महाव्याधि तथा अष्ट महा रोगों में भी इसको काउंट किया गया है, गिना गया है। निदान: गुरु पदार्थ, शीत पदार्थ और अभिसंधि विरुद्ध अन्न का निरंतर लगातार सेवन करते रहना। अजीर्णाशन, अजीर्ण होने पर भी खाना खा लेना। असात्म भोजन, अधिक मांस का सेवन, अति स्नेहपान, उचित रूप से संशोधन नहीं होना, दिवास्वाप और सुखपूर्वक हमेशा लेटे रहना और कंटिन्यूअस विबंध रहना। कॉन्स्टिपेशन एक मुख्य कारण अर्श का होता है। दूसरा, विस्मासन, चाहे जब खाना खा लेना, समय का ध्यान न रखना, कभी कम कभी ज़्यादा खाना खा लेना, और ऊँट जैसी सवारी करना अधिक मात्रा में या अधिक मात्रा में मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाना। वस्ती नेत्र का प्रयोग ठीक से न करना। जो हम एनीमा लगाते हैं, वस्ती लगाते हैं, तो उसमें वस्ती नेत्र होता है, वो ठीक से न लगा पाना। अति प्रवाहन और विषम प्रसव, इनके कारण अर्श की उत्पत्ति होती है। एक सहज अर्श भी होता है। ये माता पिता के अपचार के कारण होता है। पूर्व जन्मकृत दुष्कर्म और बीजावयों की दृष्टि से होता है। इसकी संप्राप्ति तो उपरोक्त निदानों का सेवन निरंतर करने से प्रकुपित त्रिदोष रस रक्त को दूषित कर देते हैं। तब गुद प्रदेश में पहुंचकर गुदवलियों में मांस मेद को विकृत कर मांस अंकुर की उत्पत्ति कर देते हैं। इसे ही हम अर्श कहते हैं। भेदों में देखें तो आचार्य चरक ने 7 प्रकार के अर्श बताए हैं। वातज,
पित्तज, कफज, त्रिदोषज, द्वंद्वज और रक्तज। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, द्वंद्वज और रक्तज, ऐसे 7 प्रकार के अर्शों का उल्लेख आचार्य चरक ने किया है। सुश्रुत ने 6 प्रकार के अर्शों का उल्लेख किया है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और सहज। और चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखें तो 2 प्रकार के अर्श हम मान सकते हैं। एक आर्द्र अर्श जिसमें रक्त का स्राव होता है, दूसरा है शुष्क अर्श। तत्रानुबंधो दुविधा श्लेष्मको मारुतस्य च। शुष्क अर्श जो होता है वो श्लेष्म और वातज होता है, और आर्द्र जो होता है वो पैत्तिक होता है। वात श्लेष्म उर्वणान्य आयु शुष्कन्यर्षांसि तद्विदा प्रस्राविण तथा द्राणी रक्त पित्तोर्वणानि च। पैत्तिक जो है वो रक्तज, जिसको आर्द्र जिसमें रक्त निकलता है, वो पित्त प्रधान होता है। इसको ध्यान में रख के हमें चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। आधुनिक शास्त्र के अनुसार एक्सटर्नल पल्स और इंटरनल पल्स, ऐसे 2 भेद माने जा सकते हैं। इसके पूर्व रूप अपच रहना निरंतर, आटोप, विबंध, उद्गार, उदर रोग, गृहिणी और कार्श, तो ये भी एक कारण इसमें हो सकते हैं। ऐसा कहा है कि 3 विकार एक दूसरे के उत्पादक हैं, अर्श, गृहिणी और अतिसार। यदि अर्श हो जाए तो गृहिणी हो सकता है, गृहिणी हो जाए तो अतिसार हो सकता है। त्रयः विकारा प्रायण ही परस्पर हेतवः अर्शांसि चातिसारस्य गृहिणी दोषेवच। येषाम् अग्निबलं हीने वृद्धि वृद्धि परक्षयः तस्माद् अग्निबलं रक्षम हेतुतेषु विशेषताः। अर्थात इन तीनों रोगों में अग्नि बल की रक्षा करना चाहिए, अग्निमांद को दूर करना चाहिए, क्योंकि अग्निमांद ही इन तीनों रोगों का उत्पादक है। आइए इनके सामान्य लक्षण क्या है देख लें। तो गुदा में शूल, दाह एवं रक्त की प्रवृत्ति, विबंध, अतिसार, आटोप और आधमान जैसे लक्षण मिलते हैं। ये पेशेंट के सामान्य लक्षण हैं। अब आइए दोषानुसार डायग्नोस करने का प्रयास करेंगे। वातज अर्श, ये शुष्क होता है, इसमें चुनचुनाहट, खुरदरे, उष्ण स्निग्ध औषधियों से लाभ इसको प्राप्त होता है वातज में। पित्तार्श में मांसांकुर लाल पीले होते हैं, पतला दुर्गंध युक्त रक्त का स्राव होता है, गुदपाक, दाह और मल पतला निकलता है। इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पित्तार्श है। तीसरा है कफार्श। अर्श गहरा पीला और अल्प पीला होती है, कंडू होती है, मांसांकुर एवं बांसांकुर और मुनक्का के आकृति के ये अर्श होते हैं। अब आइए सहज अर्श छोटे, बड़े और गोलाकृति जन्य होते हैं। ऐसा पेशेंट बहुत दुर्बल होता है, विबंध युक्त होता है, उसको उदावर्त और गुदपाक भी हो सकता है। रक्तार्श वट प्रवोह के समान, वट प्ररोह बरगद होता है ना, उसके जो प्ररोह होते हैं उस आकृति का, गुंजाकृति और पित्तज जो अर्श है उसके लक्षण रक्तार्श में प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा देखें। तो शुष्कार्श अगर है तो इसमें निश्चित रूप से वात और कफ ये दोष हैं, इसलिए इसमें स्वेदन करना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए। स्निग्ध शीतम हितम वाते रूक्ष शीतम कफानुगे चिकित्सदम इदम तस्मात् संप्रधार प्रयोजेत। स्निग्ध शीतम हितम वाते, स्निग्ध शीत
शुष्कार्श में वात और कफ का अनुबंध जैसा मैंने बताया, तो स्निग्ध शीतल की चिकित्सा करना चाहिए। स्निग्ध शीतम हितम वाते, रूक्ष शीतम और कफ का अनुबंध है तो रूक्ष शीतल औषधियों का सेवन रोगी में कराना चाहिए। और तक्र, कांजी, गोमूत्र इसमें अवगाह करें। शुष्कार्श में तक्र, कांजी या गोमूत्र में थोड़ा उष्ण कर लें और अवगाहन स्वेदन करें। अग्निमान तो होता ही है, इसलिए इसमें हरड़ और गुड़, 5 ग्राम हरड़, छोटी हरड़ और 5 ग्राम गुड़ दोनों को मिला करके तक्र के साथ इसका सेवन कराएं, छाछ के साथ। अनुवासन वस्ती काशी सादी तैल से या जात्यादि तैल से 30 ml और निरूह वस्ती, एरंड मूलादि वस्ती, ये क्रमशः देवें, कम से कम 16 वस्ती, काल वस्ती क्रम से, या रोगी के उपलब्धता के आधार पे आप 8 वस्ती का कोर्स भी आप कर सकते हैं। रक्तार्श यदि हो तो उसमें वातानुबंधी हो सकता है और पित्तानुबंधी होता है। तो वातानुबंधी में शीतल चीज़ों का प्रयोग और कफानुबंध में रूक्ष शीत का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ वमन और लंघन भी प्रारंभ में कर सकते हैं। और प्रारंभ में रक्त जो आ रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जब 4-5 दिन हो जाए तो तत्काल रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पिच्छावस्ती का प्रयोग करें। बदरई नागबला शेलु शालमलि धनुन अंकुराहा क्षीर शुद्धो क्षौधता सहस्रा पिछल संगताहा। पिच्छावस्ती बहुत ही उपयोगी है रक्त स्तंभन करने के लिए, उसका प्रयोग करें। जात्यादि तैल, काशी सादी तैल से अनुवासन वस्ती 30 ml की मात्रा में दें, इससे भी रक्त रुक जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से अग्निमांद की वजह से 3 रोग होते हैं, तो अग्निमांद की चिकित्सा करें। शल्य प्रधान ग्रंथों में अर्श की जो चिकित्सा बताई है 4 प्रकार की। पहले तो भेषज दे करके, दवाइयाँ दे करके, दूसरा है क्षार कर्म जिसको क्षार सूत्र कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सा है और बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। तो जब ज़्यादा हो जाए, पेशेंट ठीक ना हो, तो क्षार सूत्र बंधन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अग्निकर्म भी एक इम्पॉर्टेंट चिकित्सा है, और इनसे भी ठीक ना हो तो फिर शस्त्र कर्म। ऐसी 4 प्रक्रियाएँ शल्य प्रधान शास्त्रों में कही हैं। एक मेरा पर्सनल प्रयोग है, मेरे को किसी साधु ने बताया था। स्याह जीरा, बबूल पत्र और काला नमक। स्याह जीरा 100 ग्राम, बबूल के पत्ते तोड़ के सुखा लीजिए 100 ग्राम, और दोनों को अलग अलग शुद्ध घी में हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। जब सूख जाए सुखा दीजिए, उसके बाद दोनों को अच्छा बारीक पीस लीजिए। 100 ग्राम स्याह जीरा, 100 ग्राम बबूल पत्र, 200 ग्राम, और काला नमक स्वाद के आधार पर लगभग 25 ग्राम डाल करके ये बना लें, और कांच की शीशी में इसको रखें। बहुत ही उपयोगी, बड़ा अनुभूत मेरा योग है ये। स्याह जीरा और बबूल पत्र, बबूल पत्र को सुखा लें 100 ग्राम, 100 ग्राम स्याह जीरा घी में थोड़ा हल्का भूंज लें और इसका चूर्ण बना लें, और स्वाद के आधार पे काला नमक इसमें मिला लें, और इसका निरंतर 20 दिन से 30 दिन प्रयोग करें तो चाहे रक्तज हो चाहे शुष्क हो, दोनों में ये बड़ा लाभ काम करता है। इसके अलावा इसमें संशोधन कराना है। संशोधन में आप वमन कराइए, वमन के बाद विरेचन, विरेचन के बाद आस्थापन और अनुवासन, आवश्यकता पड़ने पर पिच्छावस्ती। लेकिन सब ये रोग रोगी बल के आधार पे, पेशेंट की उपलब्धता के आधार पे ये चिकित्सा व्यवस्था आप तय करें। एक योग बता रहा हूँ, बड़ा उपयोगी है। धनिया, विडंग, देवदारू और चावल, इन चारों को यौकुट कर लें। धनिया, विडंग, देवदारू और चावल, इनको यौकुट करके गोघृत में मिला लें और इसे धूपन कराएं। धूम रहित अग्नि में इसको डालें तो धुआं निकलेगा
और उसमें उकड़ू बैठ करके सेक करवाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ये मेरा किया हुआ प्रयोग है। साथ ही जो स्नूही क्षीर होता है और हल्दी, इन हल्दी को स्नूही क्षीर में अच्छी तरह कल्क तैयार कर लें और इसका मांसांकुर में लेप करें। 3 दिन के अंदर जो है मांसांकुर निकल जाएगा, कट जाएगा। इसके अलावा हरड़, गुड़ और गोमूत्र 5 ग्राम, हरड़ गुड़ 5 ग्राम, इसमें गोमूत्र में मिला करके 1 घंटा रखा रहने दें। उसके बाद इसका सेवन करें सुबह शाम खाली पेट में। ये भी बड़ा उपयोगी है। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो कि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत कम पैसे में और अच्छा ट्रीटमेंट रोगी को होता है। एक और योग है बेलगूदा, सौंठ, अजवाइन और चित्रक। बेलगूदा, सौंठ, अजवाइन और चित्रक, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार देवें। 20 दिन के सेवन करने के पश्चात रोगी को बहुत आराम प्राप्त होता है। अगर विबंध हमेशा रहता हो तो यवक क्षार और गुड़ 500 मिलीग्राम यवक क्षार, 500 मिलीग्राम गुड़ और गोघृत 2 चम्मच, इन सबको मिला करके खाली पेट में दोनों टाइम सेवन कराएं। इससे विबंध का नाश हो जाता है। यवक क्षार 500 मिलीग्राम, गुड़ 500 मिलीग्राम, गोघृत 2 चम्मच, इनको मिला करके खाली पेट में दोनों टाइम सेवन कराएं। औषधि योग में अर्श कुठार रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम और पुराल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये एक खुराक है। ऐसे दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। अगर रक्तार्श हो तो उसमें बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, जाति फलादी बटी 2 गोली और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। बोलबद्ध रस 250, जाति फलादी बटी 2 गोली, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, इसको पीस लें। यह एक मात्रा है। ऐसी 2 मात्राएं दिन में पेशेंट को देवें खाली पेट में। ब्लड ज़्यादा आ रहा हो, जाति फलादी बटी का अलग से भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा व्योसादी चूर्ण, विजय चूर्ण, ये भी बहुत ही उपयोगी है। व्योसादी चूर्ण दीपन पाचन अग्निवर्धक है। विजय चूर्ण ये भी अग्निवर्धक है। और अभयारिष्ट, तक्रारिष्ट और पिपल्यासो, अभयारिष्ट 2 चम्मच, तक्रारिष्ट 2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। और जैसे मैंने पहले बताया कि अनुवासन वस्ती का शीशा आदि की देना चाहिए। एक और अच्छा प्रयोग है गुड़ भल्ला तक। गुड़ 5 ग्राम, भल्ला तक 250 मिलीग्राम शुद्ध भल्ला तक मिला करके खाली पेट सेवन कराएं। अनुपान दुग्ध। कांकाइन वटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। एक रस योग और है अर्श कुठार रस 250 मिलीग्राम, सम शर्कर चूर्ण 5 ग्राम और विजय चूर्ण 5 ग्राम। ये दिन में 2 बार छाछ के साथ, तक्र के साथ इसका सेवन कराएं। ये ध्यान रहे कि जैसा मैंने बताया अग्निमांदजन्य रोग है, अग्नि तीव्र बनी रहे, तीव्र करते रहें, ये हमेशा प्रयास करें। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन, ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाता है। फिर ओल्ड एज वाले प्रेशर करते हैं और पाइल्स की उत्पत्ति करते हैं। पेशेंट को बोलें प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं, खाने में तक्र का सेवन ज़्यादा करें, रात्रि में एरंड भ्रष्ट हरित की रोज़ लेते जाएं, जिससे मोशन क्लियर होगा और अर्श जैसी भयंकर व्याधि से आप बच सकते हैं। तो इस तरीके से आज अर्श के बारे में कुछ अल्प ज्ञान के माध्यम से कुछ मैंने आपको बताया। कल फिर हम मिलेंगे 4 बजे किसी अन्य रोग के साथ। आशा है आप अवश्य आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद और जय जय श्री राम।